सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जो हमारा सेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया एंड इसकी कमेंसमेंट हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशंस के साथ एंड ये एक जेनरिक सेक्शन है। जेनरिक सेक्शन वो सेक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ डील नहीं करता, ये वेरियस सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है एंड इस सेक्शन में अलग अलग सेक्शंस के अंडर जो भी टर्म्स दी गई हैं उनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़। कंपनीज़ एक्ट का सेक्शन 3 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ के साथ, जहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। अगर हम एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स, और अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स, और अगर 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करनी है तो कोई भी सिंगल पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नेम सब्सक्राइब करके एक कंपनी को फॉर्म कर सकता है। इस सबसेक्शन के अंडर जो भी कंपनी फॉर्म होगी वो या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। वन पर्सन कंपनी के केस में कुछ कंपल्शंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो लेट्स नो कि ये रूल्स क्या होते हैं। ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नॉमिनी का नेम मेंशन होना कंपल्सरी है। जिस भी पर्सन को हमें नॉमिनी अपॉइंट करना है उससे पहले ही प्रियर रिटन कंसेंट लेनी होती है और उसे मेमोरेंडम के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फाइल करना होता है। नॉमिनी कभी भी अपना नेम विड्रॉ कर सकता है और जो सोल मेंबर ऑफ ओपीसी है वो कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। सोल मेंबर ऑफ ओपीसी की ड्यूटी होती है कि वो कंपनी को इंटीमेट करे अगर वो नॉमिनी को चेंज करना चाहता है, और कंपनी आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को इंटीमेट करेगी विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। चेंज ऑफ नॉमिनी will not constitute alteration of memorandum of association. ओपीसी का नॉमिनी या फिर मेंबर दोनों ही नेचुरल पर्सन होने चाहिए और इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और साथ ही वो रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहे हों। सिंगल मेंबरशिप या नॉमिनेशन होनी चाहिए। कोई एक पर्सन 2 ओपीसी में नॉमिनी या फिर 2 ओपीसी में मेंबर सेम टाइम पर नहीं हो सकता। अगर मेंबरशिप में कोई चेंज आता है तो उस पर्सन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 180 डेज़ के अंदर फुलफ़िल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन एक ही टाइम पर एक कंपनी में मेंबर और दूसरी कंपनी में नॉमिनी है, जहाँ पे दोनों ही ओपीसी हैं, तो अगर जिस कंपनी में वो नॉमिनी है वहाँ के मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेसिटेट
क्रिएटेड हो जाता है तो उस केस में नॉमिनी मेंबर बन जाता है। बट ये भी तो एक प्रोविज़न है कि एक ही पर्सन एक ही टाइम पर 2 ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता। तो अब उसे डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सी मेंबरशिप छोड़नी है, और ये उसे विदिन 180 डेज डिसाइड करना होता है। माइनर ना ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, ना ही नॉमिनी हो सकता है। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती। कोई भी ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। ओपीसी किसी भी और टाइप की कंपनी, फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर सकती है कभी भी, अगर वो वॉलंटरली ऐसा करना चाहती है। और अगर ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है या फिर टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है एट एनी टाइम, तो उसे कंपल्सरीली खुद को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसी भी पर्सन को एज अ नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले उसकी प्रियर रिटन कंसेंट लेना ज़रूरी है, और उसकी रिटन कंसेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। सच पर्सन कभी भी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए उसे इन राइटिंग कंपनी को और मेंबर को नोटिस देना होता है। सोल मेंबर ऑफ कंपनी नॉमिनी के कंसेंट को विड्रॉ करने के विदिन 15 डेज में न्यू नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करती है विदिन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी। सोल मेंबर ऑफ कंपनी कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है और कंपनी को नोटिस दे सकता है, और कंपनी इसी नोटिस को आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास विदिन 30 डेज इंटीमेट कर देती है। इन केस किसी भी ओपीसी के सोल मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं होता, तो जो नॉमिनी अपॉइंट किया गया था वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, और अब ये न्यू मेंबर 15 दिन के अंदर एक न्यू नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, और कंपनी इस बात का इंटीमेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 दिन के अंदर दे देती है। अगर कोई भी मेंबर या ओपीसी किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है, और साथ ही अगर ये डिफ़ॉल्ट आगे भी कंटिन्यू होता है तो 1,000 रुपये प्रतिदिन का फ़ाइन लगाया जा सकता है जब तक कि ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 3A अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी कंपनी के मेंबर्स की संख्या प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम या फिर पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम हो जाती है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स, तो जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ कंपनी होंगे जो इस बात को जानते हुए कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी हैं वो स्टैट्यूटरी लिमिट से नीचे हैं, बिज़नेस को कैरी आउट करते हैं, वो सभी सेवरली एज वेल एज कलेक्टिवली लाइबल हो जाएंगे कंपनी के
डेट्स के लिए। पहले 6 महीने के लिए कंपनी खुद के डेट्स के लिए लायबल होगी, पर 6 महीने से बाद अगर इस बिज़नेस को कैरी आउट किया जाता है कम नंबर ऑफ़ मेंबर्स के साथ, तो जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे जो इस बात को जानते हुए बिज़नेस को कैरी आउट करते हैं, वो कंपनी के डेट्स के लिए इंडिविजुअली अनलिमिटेडली लायबल हो जाएंगे। पहले कोई भी एक सेक्शन पढ़ें, उसे रिवाइज़ करें, उसके बाद उसे खुद से अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर देखें। उसके बाद ही अगले सेक्शन को पढ़ें। ऐसा करने से आप जो भी पढ़ेंगे उसे ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे।